हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम लोग 100 फैक्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एंड तुम लोगों ने अगर फैक्ट वीडियोस की सीरीज अगर तुमने नहीं देखी है तो मैंने शायद से प्लेलिस्ट बताई दी होगी, तुम लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। बट बेसिकली आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग 20 फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं पोकेमॉन के। एंड ये 100 फैक्ट वाली सीरीज की एक पार्ट होने वाली है। तो हाँ, इस 20 फैक्ट्स के अंदर भी तुम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तुम लोगों को जानना है कि इस वीडियो के अंदर 20 फैक्ट्स क्या होने वाली है। तो भाई वीडियो देखो चुपचाप से, तभी पता चलेगा 20 फैक्ट क्या होने वाली है। आज मैं ऐसे नहीं बता रहा। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फैक्ट नंबर 20, पोकेमॉन के ऑलमोस्ट कितने गेम सेल हुए होंगे, तुम लोग गेस करो बस। मतलब कितने मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन? नहीं, ये तो बहुत कम हो गया, राइट। पोकेमॉन के एग्जैक्टली 200 मिलियन गेम सेल हुए हैं और 200 मिलियन से ज़्यादा गेम सेल हुए हैं, लेकिन जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 200 मिलियन है। एंड 200 मिलियन गेम कॉपीज सेल होना ये भाई कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। फैक्ट नंबर 19, तो पोकेमॉन को मोबाइल के अंदर बहुत बाद में लाया गया, राइट, क्योंकि पहले पोकेमॉन कॉन्सोल्स में आया करता था एंड अभी भी पोकेमॉन कॉन्सोल में ही आता है। लेकिन पोकेमॉन के बहुत सारे गेम्स तो अभी हम लोग मोबाइल पे भी, पीसी पे भी खेल सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट गेम था पोकेमॉन का जिसको हम लोग मोबाइल पे चला सकते थे वो था पोकेमॉन क्रिस्टल। तो पोकेमॉन क्रिस्टल वो पहला ऐसा गेम था जिसको हम लोग एमुलेटर के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे। एंड उसके बाद जो ऑफिशियली पोकेमॉन के मोबाइल के लिए गेम आया वो पोकेमॉन गो था, जो भाई उसका अलग ही एक ट्रेंड चल गया। फैक्ट नंबर 18, तो पॉकेडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसे कहा जाता है कि चाइज़ार्ड का फ्लेम लिटरली कुछ भी पिघला सकता है। मतलब यार वो किसी भी चीज़ को मेल्ट कर देगा, उसके सामने कोई इंसान भी आ जाए तो उसको भी वो मेल्ट कर देगा। लेकिन पोकेमॉन के एनिमे के अंदर भाई चाइज़ार्ड ने ऐश को कितने बार फ्लेम से भाई उड़ाई दिया है, लेकिन ऐश को कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पोकेमॉन के गेम्स एंड पोकेमॉन के एनिमे खुद ने बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है। तो भाई ये क्या ही लॉजिक हुआ। फैक्ट नंबर 17, तो ऑर्डिनो एक बहुत ही मतलब मिस्टीरियस टाइप का पोकेमॉन है। अब देखो ये कैसे, ये ऑर्डिनो का जो फर्स्ट मूव होता है, मतलब ऑर्डिनो सबसे पहले मूव सीखती है एंड ऑर्डिनो का जो लास्ट मूव होता है वो दोनों ही मूव एक ही मूव होता है। एंड हाँ, ऑर्डिनो एक ही मूव को दो बार सीखती है। अब ये थोड़ा सा वियर्ड बात है, लेकिन हाँ यही फैक्ट है। फैक्ट नंबर 16, तो डायंथा अभी तक की अकेली ऐसे चैंपियन है जो मतलब किस सिटी में रहती है वो किसी को भी नहीं पता। मतलब ये तो हम लोग को पता है कि वो कैलोस की चैंपियन है, लेकिन कैलोस में वो किस सिटी से बिलोंग करती है ये कभी भी ऑफिशियली बताया नहीं गया। मतलब तुम अगर थ्योरीज निकालो, फैन थ्योरीज निकालो, तो हाँ तुम्हारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन बिना थ्योरीज के चलोगे तो ऑफिशियली कभी भी बताया नहीं गया कि डायंथा पर्टिकुलर इस सिटी में रहती है। फैक्ट नंबर 15, तो अगर हम लेजेंडरी पोकेमॉन को हटा दे तो सबसे रेयर पोकेमॉन के गेम्स के अंदर कौन सा, मतलब इस पोकेमॉन को ढूंढने भाई हालत खराब हो जाएगी, तो वो पोकेमॉन है ब्लिट्ज़ल। एंड हाँ, पोकेमॉन गेम्स के अंदर ये पोकेमॉन सबसे रेयर है फाइंड करने को, अगर हम लोग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को इंक्लूड ना करें तो। फैक्ट नंबर 14, तो पोकेमॉन के जो डिजाइन पे आते हैं, मतलब जो आर्टिस्ट है, तो उनके लिए सबसे मुश्किल पोकेमॉन डिजाइन कौन सा रहा होगा, तुम लोग बस गेस करो भाई। मतलब पोकेमॉन के कौन से ऐसे इवोल्यूशन लाइन है या फिर कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पोकेमॉन है जिसको बनाने में पोकेमॉन के डिजाइनर्स को सबसे ज्यादा टाइम लगा था, तो वो है ओशोवर्ट का इवोल्यूशन लाइन। तो ऑफिशियली ओशोवर्ट का जिन्होंने डिजाइन बनाया है हियाज़ाकी, तो उन्होंने खुद ऐसा बोला कि पोकेमॉन के पूरे फ्रेंचाइज के अंदर में से ओशोवर्ट का जो इवोल्यूशन लाइन है उनका डिजाइन बनाना सबसे हार्ड था। फैक्ट नंबर 13, एंड ये फैक्ट है एप्सोल के लिए। तो एप्सोल ऐसा पोकेमॉन है जो डेंजर को पहले ही सेंस कर सकता है, मतलब वहाँ पे कुछ खतरा आने वाला है उसको पहले ही पता चल जाता है। एंड ऐसा हम लोगों ने पोकेमॉन के एनिमे के अंदर एक बार नहीं दो बार देखा है। एंड अभी फिलहाल पोकेमॉन जर्नीज की कुछ लेटेस्ट एपिसोड में भी एप्सोल के लिए एक आर्क आई थी, वहाँ पे भी हम लोगों को कुछ ऐसे देखने को मिला था। फैक्ट नंबर 12, तो ये भी एक डार्क फैक्ट है। पोकेमॉन के मिथ्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि ड्रिफ्टून बच्चों को मार देता है। एंड हाँ, इसको हम लोग पोकेमॉन के डार्क फैक्ट में कंसीडर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कॉम्बी ही वेस्पिक्यून में इवॉल्व हो सकती है। एंड हाँ, ये थोड़ा सा ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ वेस्पी क्वीन, मतलब उसके नाम में क्वीन आ चुका है, तो इसका मतलब हाँ वो फीमेल होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा नाइंसाफी होगी मेल कॉम्बीज के साथ, बिकॉज यार वो लोग तो भाई इवॉल्व हो ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास पावर्स आ ही नहीं रहा है। बट कोई बात नहीं, मेल कॉम्बीज अपना यही नाइंसाफी सह लेंगे। फैक्ट नंबर 10, तो रेक्वेजा का जो सिग्नेचर मूव है ड्रैगन एसेंट, तो रेक्वेजा उस मूव को लेवल अप होके नहीं सीख सकता। मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड बात है, लेकिन वो मूव रेक्वेजा खुद लेवल अप होके नहीं सीख सकता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही वियर्ड चीज है। फैक्ट नंबर 9, तो टाइनामो और इसकी इवोल्यूशन लाइन सिर्फ ऐसे पोकेमॉन है जिनके पास कोई भी वीकनेस नहीं है, मतलब ये पोकेमॉन किसी भी टाइप से वीक नहीं है। भाई ये बहुत ही यूनिक चीज है पोकेमॉन के पूरे वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज हर पोकेमॉन किसी न किसी टाइप से वीक होता है। इवन जो लेजेंडरी पोकेमॉन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होते हैं वो भी किसी न किसी टाइप से वीक है। टाइनामो किसी भी टाइप से वीक नहीं है एंड इसकी इवोल्यूशन लाइन भी किसी भी टाइप से वीक नहीं है। फैक्ट नंबर 8, तो जनरेशन 5 के कैरेक्टर्स में से तुम लोग गेस करो कि सबसे पहले किस कैरेक्टर को डिजाइन किया गया होगा। तो जनरेशन 5 के अंदर में एन का कैरेक्टर सबसे पहले डिजाइन किया गया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जनरेशन 5 के अंदर एन सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगता है। एंड तुम लोगों को पोकेमॉन के एनिमे के अंदर सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगता है ये मुझे कमेंट से पक्का बताना। फैक्ट नंबर 7, तो विटनी का जिम हम लोग क्यों जानते हैं, मिल्क टैंक के लिए, राइट। लेकिन यार यहाँ पे कुछ और ही फैक्ट है। विटनी का जो जिम है उसके पजल्स
है तो उसके पजल्स का अगर डिज़ाइन हम लोग देखा जाए तो वो एक क्लिफेरी का डिज़ाइन बनाती है। तो इसको तुम पॉकेमॉन को सेकंड जनरेशन के गेम्स में आराम से फिगर आउट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 6, तो ये फैक्ट पॉकेमॉन कंपनी की एम्प्लॉय से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है एंड ये फैक्ट एक्चुअली इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये फैक्ट कुछ ऐसा बोलता है कि पॉकेमॉन कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब उनका रेगुलर काम होता है पॉकेमॉन गेम्स प्रोड्यूस करना, प्रोग्रामिंग करना, डिजाइनिंग करना, मतलब जो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, राइट। लेकिन उनका एक और काम होता है। अब गेस व्हाट, उनका एक और काम क्या होता है? तो उनके जॉब का एक और पार्ट है कि वो पूरे पॉकेडेक्स को फिल करें। मतलब हाँ, पॉकेमॉन के जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी पॉकेमॉन गेम्स खेलना पड़ता है एंड अपने पॉकेडेक्स को पूरे के पूरे तरीके से फिल करना पड़ता है, मतलब एक एक पॉकेमॉन को कैच करना पड़ता है। तो पॉकेमॉन के एम्प्लॉयज के लिए ये भी एक जॉब है। फैक्ट नंबर 5, तो एक पॉकेमॉन हाईएस्ट डैमेज कितना कर सकता है? मतलब अगर हम लोग बिना हैक्स की अगर बात करें तो जो हाईएस्ट डैमेज पॉकेमॉन के गेम्स के अंदर किया जा सकता है वो है 481 मिलियन टाइम्स पावर। एंड इस पावर को भाई कौन पॉकेमॉन रोक सकता है वो तो मैं अगले फैक्ट में बताऊंगा। लेकिन भाई ये देखो 481 मिलियन से भी ज्यादा वाली ताकत की मूव, भाई लाइक ये बहुत ही वियर्ड चीज हो गया। अब यार देखो ये बहुत ही वियर्ड चीज सुनने में लग रहा है कि 481 मिलियन टाइम पावर वाली डैमेज भाई तुम पहुंचा सकते हो किसी पॉकेमॉन को, लेकिन हाँ ऐसा पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 4, तो ये फैक्ट है कि वो 481 मिलियन टाइम डैमेज को कौन सा पॉकेमॉन सह सकता है? तो वो पॉकेमॉन है शकल। लेकिन यार तुम्हें स्पेशल मूव्स को यूज करनी ही करनी पड़ेगी इसको अगर तुम्हें डैमेज को सहना है तो, एंड ऐसा सिर्फ और सिर्फ शकल ही कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, तो पॉकेमॉन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा किस टाइप के पॉकेमॉन है? और तुम लोग गेस करो इस चीज को। तो पॉकेमॉन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वाटर टाइप के पॉकेमॉन है एंड पॉकेमॉन वर्ल्ड में अराउंड 16% वाटर टाइप पॉकेमॉन ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड 16% तुम्हें सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये कम नहीं है बिकॉज ये पॉकेमॉन के अंदर 18 टाइप्स के पॉकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं, 1000 से भी प्लस पॉकेमॉन है एंड उनके 16% सिर्फ और सिर्फ वाटर टाइप के पॉकेमॉन है। फैक्ट नंबर 2, तो जनरेशन 1 का सबसे बेस्ट टाइपिंग एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइपिंग कौन सा है? और तुम लोग बस गेस करो इस चीज को। तो वो टाइप है साइकिक टाइप। बिकॉज देखो क्यों, क्योंकि जनरेशन 1 के अंदर साइकिक टाइप के ऊपर जो सुपर इफेक्टिव पड़ते थे वो है सिर्फ बग टाइप एंड बग टाइप का उस टाइम जो बेस्ट मूव था वो मूव था ट्विन नीडल। एंड ट्विन नीडल की जो पावर होती है वो टैकल से जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स होती है, मतलब यार फिर भी तुम ज़्यादा डैमेज पहुंचा नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि साइकिक टाइप के पॉकेमॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेमॉन थे जनरेशन 1 के अंदर। फैक्ट नंबर 1, एंड ये फैक्ट है अपने पीकाचू से रिलेटेड। तो पीकाचू जो पी बोलते हैं हर बार एनिमे के अंदर, तो इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है? पीकाचू असलियत में प्रोनाउंस तो पीकाचू करते हैं, राइट? मतलब आई गेस समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पीकाचू एनिमे के अंदर कभी कोई पी बोलता है। तो पॉकेमॉन के जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था कि जो पीकाचू बोलते हैं उसका मतलब है शातोशी एंड शातोशी का मतलब ऑफ कोर्स भाई ऐश है। तो जब भी अपना पीकाचू बोलते हैं इसका मतलब वो ऐश को बुला रहा है। सो यार ये थे आज के 20 फैक्ट्स। आई होप तुम लोगों को ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे एंड यार तुम लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर पॉकेमॉन के अंदर मुझे कमेंट्स करके जाना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। और तुमने अगर दूसरे फैक्ट की वीडियोस में नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया उसको, तुम लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो यार मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन दिस इज इट, गैलेक्सी signing out.